नमस्कार मित्रों, चतुर्थी स्तंभ के सभी दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। पेंशनरों के लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में जो एसएलपी भारत सरकार के द्वारा लगाई गई थी उस पर आज सुनवाई हो रही है। बाकी उसमें क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो कल हम बता पाएंगे। संभवतः केवल पेंशन से संबंधित ही मामले नहीं, हम जो भी जानकारियां दे रहे हैं वो ऐसी जानकारियां हैं जो मुख्य मीडिया न्यूज़ चैनल वो उस एंगल से नहीं दिखाता है। वो दिखाना चाहते हैं जिससे उनके हित तो सधें, सच्चाई भले लोग जान न सकें। आज सदन में संविधान पर चर्चा हो रही है और इसी सदन पर 23 साल पहले 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। हमारे माननीय सांसदों और मंत्रियों को बंधक बनाने का प्रयास किया था, जिसमें 5 आतंकवादी शामिल थे। 5 आतंकवादी मार दिए गए, लेकिन बचाव में हमारे 6 सिक्योरिटी वाले जो संसद के बचाव में लगे थे, 2 सदन के जो रक्षक थे वो, एक माली और एक पत्रकारों की तरफ से फोटोग्राफर भी मारा गया। कुल मिला के आतंकवादी 5 मारे गए, साथ में 10 अन्य लोग मारे गए। तो ये बड़ा दुखद दिन रहा है, उसकी आज बरसी है। बेहद चिंताजनक एक मामला है ऐसा जिस पे चर्चा चैनल में या अखबारों में नहीं मिलेगी, बताएंगे, और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले संविधान की बात कर लें कि संविधान का ढिढोरा, संविधान के बारे में बढ़ चढ़कर सम्मान की बातें सभी लोग करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यही नहीं, जिहादी मानसिकता से लबरेज जो लोग हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं, करने के प्रयास में लगे रहते हैं, वो भी संविधान की दुहाई देते हैं, बाबा साहब के संविधान की। लेकिन क्या वास्तविकता आप समझेंगे? 42वें संशोधन के बाद ये बाबा साहब का संविधान नहीं रह गया, क्योंकि संविधान की आत्मा प्रियम्बल यानी उसकी प्रस्तावना 42 में नियम विरुद्ध बदल दी गई। जब आत्मा ही बदल गई, 100 से अधिक संशोधन हो गए, तो फिर ये संविधान बाबा साहब का तो नहीं, आत्मा तो इसमें इंदिरा गांधी की है। और संविधान के बारे में कांग्रेसी दिग्गज, जिन्हें उस जमाने में चाणक्य कहा जाता था, मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद निर्वहन किया, और उन्हें उस समय भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र, स्वनाम धन्य, उन्होंने संविधान पर कहा था कि भानुमति ने किया संविधान निर्माण, और ये 42वें संशोधन के पहले की बात है, क्योंकि भारत का संविधान बहुत विशाल है और इधर उधर से तमाम कट पेस्ट भी हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि भानुमति ने किया संविधान निर्माण, यहाँ वहाँ की ईंट का बना जनतंत्र मकान। कुल मिला के यहाँ वहाँ की ईंटों का ये बना हुआ है। भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय लोग हैं, यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व इसमें उतना अच्छी तरह से नहीं किया गया है। जिस बात की बेहद बहुत ज़्यादा बुराई होती, ध्यान से ये वीडियो आज देख लें जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, कि जो लोग इस समाज को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, और वो है जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनमें जाति के आधार पर भेदभाव, ऊंच नीच। तो ये ऊंच नीच जाति का भेदभाव और तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को इतिहास में और अन्य जगह गढ़ के प्रस्तुत करने का जो षड्यंत्र है, इसके तहत इस समाज को तोड़ने का प्रयास जरूर किया गया है।
और उसी में बता दें कि जो संविधान की महानता की बात करते हैं। दूसरी तरफ एक और पुस्तक है मनुस्मृति, जिसकी घोर आलोचना होती है। आए दिन पहले इसको जलाया जाता था, लेकिन उसमें और संविधान में हम कंपैरिजन करके बताते हैं। और जो सुधी और विद्वजन है वो कंपैरिजन करने के बाद ये कहें कि जो ढिढोरा पीटा जाता है और जो वास्तविकता है वो है क्या। एक तरफ भारतीय संविधान के बारे में तो बिना जाति धर्म भाषा धर्म के भेदभाव के, यानी बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार आर्टिकल 15 देता है। लेकिन आगे चल के तो इसमें ऐसा किया गया है कि ये नींव का पत्थर बन के रह गया, जो दिखाई नहीं देता, जो प्रभावी नहीं है। कोई समानता का अधिकार नहीं है, अलग बिल्कुल अधिकार। लिंग पर भी भेद है। आपने देखा एक ने आत्महत्या कर ली, ये तो लिंग के भेदभाव वाला मामला हो गया ना, एक इंजीनियर ने। वो मामला विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो लिंग के आधार पर भी भेदभाव है, स्त्री पुरुष के अधिकारों में फर्क है। दूसरी तरफ धर्म के आधार पर भी फर्क है और जातियों के आधार पर भी फर्क है। और वास्तविकता तो यह है कि भाषा के आधार पर भी फर्क है। कोई अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी अलग होती हैं, और हिंदी मीडियम वाला या अन्य भाषा भाषी जो भारत में कई भाषाएं हैं तो उनको वो अवसर नहीं। तो फिर ये संविधान की जो मुख्य है, जो नागरिकों के लिए गारंटी है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, तो क्या है। दूसरी तरफ संविधान में जो जिस जाति में पैदा हो गया वो मरते दम तक भले धर्म परिवर्तन कर ले फिर भी वही जाति का रहेगा, भले वो कितना भी उत्थान कर ले। लेकिन तथाकथित अगर वो निम्न जाति में पैदा हुआ है तो वो वही रहेगा, कितना भी पढ़ लिख जाए, कुछ भी कर ले। लेकिन और इसी की आलोचना की जाती। दूसरी तरफ मनुस्मृति क्या कहती है कि जन्मना जायते शूद्रा, कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार भवेत द्विजा, संस्कार से द्विज होते हैं। द्विज को ब्राह्मण भी बोलते हैं जब जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार। लेकिन द्विज मतलब जब आदमी पैदा होने पर तो सभी पशु होते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल। पढ़ाई लिखाई यानी संस्कार के बाद वो मनुष्य बनता है, यानी दोबारा जन्म लेता है, वो मनुष्य के रूप में होता। नहीं तो सभी संसार के प्राणी कोई भाषा भाषी तो होते नहीं हैं। लेकिन मनुष्य इकलौता है जो भाषा में आदान प्रदान विचारों के करता है, लिख के करता है। तो वो संस्कार भवेत द्विजा। और वेद पाठी विप्रा, जो वेद चूंकि प्राचीन काल की मनुस्मृति है, ज्ञान का सर्वोत्तम जो कोई तरीका था वो वेद थे। तो वेद पाठी विप्रा, और विप्र करते क्या थे, जो महाज्ञानी थे, भिक्षाटन करते थे। अपनी जरूरत का वो संग्रह नहीं करते थे, वो भिक्षाटन करते थे, ज्ञान का वितरण करते थे, शिक्षा का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद में ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ईश्वर को जान ले या उससे साक्षात्कार जैसी स्थिति में आ जाए, उसको अच्छे से समझ ले, वो ब्राह्मण है। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, और उसमें चेंज भी होता था। जो तथाकथित ब्राह्मण है वो पतित होके या विप्र वो नीचे चांडाल श्रेणी में आ जाते हैं, अजामिल की अगर कहानी सुने तो। दूसरी तरफ विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण में थे, वो ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। तो पहले ऐसा होता था। वाल्मीकि जी स्वयं उनसे ज़्यादा तो सम्मानित कोई नहीं रहा। सीता जी उन्हीं के आश्रम रहीं, लवकुश को शिक्षा दीक्षा उन्हीं ने दी, रामायण उन्हीं ने लिखी। तो एक तरफ ये मनुस्मृति और दूसरी तरफ तथाकथित संविधान जब जो कहने को तो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन वास्तविकता क्या है। तो ये बहस तो आज संसद में चल रही है हल्ला के साथ। लेकिन दूसरा बहुत चिंताजनक मामला है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मुद्दा जो यहाँ तक पहुँच गए वो जरूर सुने। देश में इस समय एक डीप स्टेट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा, और वो डीप स्टेट अमेरिका में बैठे लोग ज़्यादा सक्रिय, लेकिन हर देश में उनकी दखल है। और डीप स्टेट को संचालन करने वाले कहीं बाहर के लोग नहीं होते, उसी देश के होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अन्य संस्थान होते हैं। एक फिल्म में डायलॉग था कि सरकार भले उनकी हो लेकिन सिस्टम हमारा है,
क्योंकि सरकार के 3 हिस्से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप देख रहे हैं सरकार भले एक खास दल की है, लेकिन फैसले कैसे आते हैं, कार्यवाही किस तरह की होती है, सिस्टम क्या है, सिस्टम में उन्हीं की पैठ अभी भी है। तो उसी प्रकार से जो जॉर्ज सोरोस वगैरह हैं, और वो जो सिस्टम में उनकी पकड़ है, अंदर से वही सब कुछ चलाते हैं, कठपुतली बना के रखा है। तो अभी डीप स्टेट भारत को टारगेट करके, भारत के जो एक तो सरकारी संस्थानों पे बहुत कम भरोसा है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होता है। अमूमन सरकारी स्कूल, प्राइमरी लेवल के या जूनियर हाई स्कूल के या इंटर तक के सरकारी अस्पताल और सरकारी जो बनी हुई सड़कें रहती हैं, उनकी क्या हालत होती। तो सरकारी का मतलब अब क्या बोलें, खाना पूर्ति, भ्रष्टाचार। लेकिन सरकार के संस्थान सभी ऐसे नहीं। भारत सरकार के ही 2 ऐसे संस्थान हैं जिन पे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है। देशभक्ति में उन 2 संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का परचम पूरी दुनिया में फहराने में उन संस्थानों का नाम है, और वो संस्थान है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने गगनयान की योजना बना ली है। चंद्रमा पर हमारा जाएगा स्पेस, वो मनुष्य को लेके, किसी मानव को और लेके वापस आएगा। और दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के, वहाँ पर भारत पहला देश ऐसा बना, वो इसरो का कमाल है। और जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, दुनिया में बाकी जगह के मुकाबले में 1/100 कीमत में कर देता है, उसकी लागत है। तो बाकी दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने उपग्रह लॉन्च कराते हैं, वो इसरो की मदद लेते हैं। लेकिन इसरो सरकारी संस्थान है, तो वहाँ की सैलरी भी सरकारी सिस्टम वाली है, कोई बहुत हाई सैलरी नहीं है। हालांकि वो बहुत सम्मानित है। अगर वहाँ पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ के वैज्ञानिक को देख के आपको लगेगा ये साधारण व्यक्ति हैं, हमारे आपके बीच के, बल्कि उससे भी एक निचले दर्जे के। कहीं कोई गेटअप सेटअप ऐसा नहीं, बिल्कुल साधारण से लोग हैं वो, लेकिन कमाल के लोग हैं साहब, कमाल के ऋषि मुनियों जैसा वो काम कर रहे हैं। और दूसरा संस्थान है हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिसाइल वगैरह जो है कमाल का, और जो हमारे एक 5th या 6th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन बनाने का जो हम सपना साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं, और कमाल की जो हमारी मिसाइल की ताकत है, वो DRDO की देन है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो पर डीप स्टेट की नज़र लग चुकी है, और यूट्यूब में भी आप देखेंगे कई यूट्यूबर उनका टूल बने हुए हैं, बता रहे हैं कि वो ऐसा सरकार को, अरे सरकार का एक सिस्टम होता है। जैसे कि सेना नौकरी केवल रोजगार का धंधा नहीं, अग्निवीर की आलोचना चल रही, उसमें देशभक्त से लवरेज लोग जाते हैं, जो देश पर शहीद होने का जज्बा रखते हैं। नेताओं की तरह नहीं कि हरामखोरी करें और खाएंगे इस देश का, और एजेंट दूसरे देश के कहलाएंगे। अभी उसकी इंक्वायरी होगी तो बड़े बड़े लपेटे में आएंगे। तो ये जो संस्थान, इन्हीं के लिए नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, और बाद में वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा और मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड़ा था। तो हमारे जो इसरो में चूंकि सैलरी कम है, तो वहाँ से वैज्ञानिक पलायन कर रहे हैं। बहुत चिंताजनक बात है। अब वो पलायन कर रहे हैं या कराए जा रहे हैं, और ढिढोरा पीटा जा रहा है कि कम तनख्वाह की वजह से बेचारे जा रहे हैं, क्या करें। अभी IIT बॉम्बे में, मुंबई में इसरो वाले पहुंचे थे कि वैज्ञानिक वहाँ से वो ले जाएं, उनका प्लेसमेंट करें। एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। भाई भारत सरकार खर्चा करती है, और कुछ तो देश के लिए भी करिए। सारे लोग वहाँ गरीब तो होते नहीं IITian, तो कुछ लोगों को। अब वो इसरो वाले नासा में, या एलन मस्क की एजेंसी जो है SpaceX, सभी लोग जानते हैं, स्टारलिंक जो कि अभी भारत में भी आने वाला है, और स्टारलिंक के आने के बाद इंटरनेट आप हवाई जहाज में भी बैठ के चला सकते हैं।
जैसे हम अगर अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में कर दें तो वो बंद हो जाता है नेट चलना। तो कहने का मतलब हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो नेट अगर आप ऑन भी रखेंगे तो नहीं चलता है, लेकिन जब स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक है वो आ जाएगा तो नेट हवाई जहाज में भी काम करेगा। तो कुल मिला के बहुत कुछ हो रहा है। स्पेस एक्स में जा रहे हैं क्योंकि इसरो वाले सामान्य संस्थान में नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन ये डीप स्टेट की एक साजिश है कि भारत का जहाँ पे गौरव गाथा का इतिहास लिखा जा रहा है वहाँ पर सेंधमारी करें। ये थोड़ी चिंताजनक बात है। डीआरडीओ में भी यही प्रयास चल रहा है। तो खैर यहाँ की तकनीक भी वो बाहर ले जाने की, साथ में ज्ञान तो छीना नहीं जा सकता है, क्योंकि आप अगर पेन ड्राइव में कोई चीज़ डाटा लिए हैं वो तो ले सकते हैं, लेकिन जो दिमाग में फीड है उसको कैसे निकाला जा सकता है, ये चिंताजनक। तो ये आज का वीडियो लंबा हो गया। हमारा टारगेट 10 मिनट का रहता है और आज अनलकी 13 कहलाती है, लेकिन कोई फिगर कोई अंक अनलकी नहीं होता है। अंधविश्वासी नहीं बने। 13 के बारे में ये बता दें कि देव अधिदेव महादेव जो हैं उनका सबसे प्रिय 13 का ही अंक होता है। कभी डिटेल में बता देंगे। 13 का अंक यानी महादेव की जो उपासना 13 की ये करता है, उपवास करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। कोई बहुत कठिन, बहुत आपके ऊपर भारी मुसीबत है तो भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं। 13 का अंक बिल्कुल अशुभ नहीं है। कोई भी अंक अशुभ नहीं होता। कोई भी समय, कोई भी पल आप अपने कर्म के द्वारा अशुभ को शुभ बना लें। यही सफलता की नई कहानी आपके जीवन में लिखती है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखें और ये सिलसिला आगे बढ़ाएं या हम केवल पेंशन तक अपने को सीमित रखें, ये आप बताएं। क्योंकि कल एक साहबान ने, गुप्ता जी ने कहा था कि आप तो केवल पेंशनरों तक की ही बात करें। धन्यवाद।